हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगें एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे इस सेशन में, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, किस किस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 7 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। तो 7 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स में पहली न्यूज़ जो हमको डिस्कस करनी है वो है अबाउट नीमू पदम दारचा रोड। नीमू पदम दारचा रोड लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसको हिमाचल प्रदेश के स्टेट के साथ में कनेक्ट करती है और इसका कंस्ट्रक्शन किया है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये रोड की खासियत यह है कि इसकी मदद से आप लद्दाख के लेह से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तक बाय रोड आ सकते हैं, या फिर अगर आप हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से चलें तो लद्दाख तक बाय रोड जा सकते हैं वाया वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास। यानी कि ये कि शिंकुला पास करके एक पास है, एक दर्रा है, पहाड़ी दर्रा, उसमें एक टनल बनाई जा रही है और इसकी खासियत यह है कि ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट टनल है, लगभग 16,580 फीट की ऊंचाई पर है। हाल फिलहाल अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर जब ये एक बार बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर इस टनल के माध्यम से या तो आप लेह से लाहौल स्पीति तक आ सकते हैं ये नीमू पदम दारचा रोड का इस्तेमाल करते हुए, या लाहौल स्पीति से ले जा सकते हैं। एंड इसकी खासियत यह है कि एक बार जब ये टनल बन गई और उसकी मदद से इस रोड के ऊपर मूवमेंट अगर शुरू हो गया तो इसकी खासियत यह है कि इसके बाद में लद्दाख जो है, जो सर्दियों के मौसम में पूरे देश से कट जाता है रोडवेज वगैरह के माध्यम से, वो अब से नहीं होगा। एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में हमारे पास एक ऑल वेदर रोड आ जाएगी, 12 महीने खुली रहने वाली एक ऐसी रोड आ जाएगी जिसकी मदद से लद्दाख को पूरे देश के साथ में जोड़ा जा सकता है। आज की तारीख में लद्दाख तक जितनी भी रोड जा रही हैं वो जैसे ही आपका विंटर्स आता है वैसे ही बर्फ़ के चलते बंद हो जाती हैं, उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर एक बार जब अपना ये नीमू पदम दारचा रोड चालू हो जाएगी, जब ये शिंकुला पास में जो हम एक टनल बना रहे हैं 16,580 फीट की ऊंचाई पर, एक बार जब ये बन भर जाए तो फिर उसके बाद ये नीमू पदम दारचा रोड ओपन हो जाएगी। इसके बाद लेह से लाहौल स्पीति या लाहौल स्पीति से लेह साल के 12 महीने जाया जा सकता है। और अभी तक ये जो विंटर की समस्या है कि सर्दियां पड़ते ही लद्दाख की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आपको हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सारी समस्या फिर नहीं आएगी। तो ये जो है इस न्यूज़ के बारे में एक इंपॉर्टेंट और एक रेलेवेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस रोड के बनने से फ़ायदा हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। हमारे जितने भी सेना के जवान हैं या आर्मी का जो मूवमेंट है उसके लिए भी ये रोड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। उसकी वजह यह है कि अभी तक लद्दाख के लिए कोई भी ऑल वेदर रोड हमारे पास है नहीं, यानी कि साल के कुछ महीने प्रोमिनेंटली जो सर्दियाँ शुरू होती हैं उस टाइम पीरियड में आप लद्दाख तक बाय रोड नहीं जा सकते। तो इसके चलते हमारी जो सेना के जवान हैं उनका जो वेरियस लॉजिस्टिक्स का सामान है, खाने पीने की रसद हो गई, इसके अलावा वहाँ पर अब सर्दियाँ इतनी कठिन पड़ती हैं तो उसमें सर्वाइव करने के लिए आपको और 10 तरीके की चीज़ें लगती हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जिनका लगातार आपने मूवमेंट करवाना होता है। तो क्योंकि अभी तक लद्दाख को बाकी देश से जोड़ने के लिए कोई ऑल वेदर रोड मौजूद नहीं है, तो इसलिए इन हार्श विंटर्स को हैंडल करने के लिए बहुत पहले से आपको सामान स्टोर करना पड़ता था। आप लद्दाख में जितनी भी हमारी सेनाएं लगाई गई हैं उनके लिए आपको पहले से जो है सामान वहाँ पर स्टोर कर रखना पड़ता था और अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो फिर आपको उसको बाय एयर ही लाना पड़ता था किसी भी व्यक्ति को, या कोई भी अगर अर्जेंट सिचुएशन बन जाए तो बाय रोड आप ला ही नहीं सकते थे। जब ये एक बार पूरा रोड बनकर तैयार हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तब ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप चाहो लद्दाख से ले जा सकते, लद्दाख के ले से आप लाहौल स्पीति आ सकते हो या लाहौल स्पीति से आप ले जा सकते हो और इसकी मदद से फिर बाय रोड आप कोई सामान अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, भरी सर्दी में भी अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनफैक्ट ये देश का दुर्भाग्य भी है कि हमारी तरफ अभी हमने फाइनली अब जाकर जो है इस तरीके की एक रोड ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट कर ली है और जैसे ही यहाँ पर ये शिंकुला पास के ऊपर ये टनल बनकर तैयार होती है तब ये रोड ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में चाइना ने बॉर्डर के दूसरी तरफ में ऑल वेदर रोड्स का पूरा एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ में। अभी जैसे आपको पता ही है कि चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ चल रहा है एंड जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं आने वाले 8-10 सालों में चाइना के साथ में एक लड़ाई या एक झड़प होने वाली है, ये तय है।
अब ऐसी सिचुएशन में चीनियों ने पूरी तैयारी कर रखी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ में। इन भाई लोगों ने ऑल वेदर रोड्स का पूरा एक जाल बना के रखा है। तो फोर्सेस को मूव कराना हो, फोर्सेस की रसद या फिर कोई सपोर्ट का सामान मूव कराना, उसके लिए चीनी जो है आज की तारीख में कम से कम हमसे बेहतर तैयार है। फाइनली हम लोग भी अब कैचअप कर रहे हैं और ये रोड बनकर एक बार तैयार हो जाएगी तो हमारी समस्याएं वगैरह जो हैं वो दूर हो जाएंगी। एक और फायदा इस पर्टिकुलर रोड का ये है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। नीमू पदम दारचा रोड अभी फिलहाल चालू नहीं हुआ है, मगर जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब हिमाचल प्रदेश के मनाली से आपका जो डिस्टेंस है वो लगभग 238 किलोमीटर हो जाएगा लेह का। ठीक है जी, ये रोड लेह तक जाने के लिए लगभग 238 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी को अगर आज की तारीख में जो 2 हाईवे चल रहे हैं उनसे अगर आप कंपेयर कर लो, मनाली से लेह को जाने के लिए जो रोड है वो लगभग 428 किलोमीटर है और सर्दियों में इसका आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। मनाली से लेह तक का जो हाईवे है वो 428 किलोमीटर का है, सर्दियों में इन ऑपरेशनल है। इसी तरीके से श्रीनगर और लेह के रोड की बात कर ली जाए वो लगभग 439 किलोमीटर है और सर्दियों में ये भी बंद हो जाता है। इन दोनों के कंपेरिजन में नीमू पदम दारचा रोड जो है या फिर ये हाईवे लगभग 238 किलोमीटर है, तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, जल्दी आप इसको कवर कर सकते हो। एंड मनाली लेह रोड की अपेक्षा या श्रीनगर लेह रोड की अपेक्षा आप यहाँ से जल्दी जो है पहुँच सकते हो, तो ये भी इसका अपने आप में एक एडवांटेज है। तो ये 2-3 फायदे हैं इसके। अब ये रोड जो है ये ऑपरेशनल तब होगी जब शिंकुला जो पास है वहाँ पर हमारी ये शिंकुला टनल बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो शिंकुला के नाम से दर्रा है, पहाड़ी दर्रा, जब ये खुल जाए, जब इसमें जो हमारी जो टनल है वो खुल जाएगी, तब जाकर ये रोड अपनी काम करना शुरू करेगी। एंड ये जो शिंकुला दर्रा है ये वेस्टर्न लद्दाख के जंस्कार वैली में पड़ता है, या फिर हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जब एक बार ये शिंकुला टनल चालू हो जाएगी आपके लद्दाख के वेस्टर्न जंस्कार वैली में, तब जो है ये रोड फाइनली ऑपरेट करना शुरू करेगी। ये रोड जो है उस पर फिर आप आ जा सकते हो। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक बार जब ये वेस्टर्न लद्दाख की जंस्कार वैली में इस शिंकुला पर ये टनल खुली, ये टनल बनी और हमारी ये आपका रोड ऑपरेट करना शुरू करेगी, तब हमारी जो ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन है, आर्मी की जो ट्रूप्स का लद्दाख में मूवमेंट है और मोबिलाइजेशन है, एक तो ये ज़्यादा जल्दी हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था पीछे की स्लाइड में कि सिर्फ 238 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप हिमाचल प्रदेश के मनाली से आपका लेह लद्दाख में जाना चाहते हो। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 428, अगर मनाली लेह का रोड लेते हो और श्रीनगर लेह का रोड पकड़ते हो तो 439 किलोमीटर का टाइम लगता है। यानी कि ये कि एक बार जब वेस्टर्न लद्दाख के जंस्कार वैली में ये शिंकुला टनल बनके तैयार हो जाए और अपनी रोड ऑपरेशनल हो जाए, तब अपनी फोर्सेस लद्दाख में अगर आपको मूव करनी है, लद्दाख के बाहर आपको मूव करनी है, तो बहुत जल्दी, बहुत फास्टरली आप ये काम कर सकते हो। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में हमारी फोर्सेस का जो मूवमेंट है हमारे दुश्मनों से बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा। आज की तारीख में आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, ये वाली रोड तो ऑपरेशनल है ही नहीं, तो जो भी दूसरी रोड्स वगैरह के थ्रू आना जाना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। दुश्मन जो है उस पर नज़र रख सकता है कि अपनी कितनी फोर्सेज आ रही हैं, कितनी फोर्सेज जा रही हैं, फोर्सेस को आने जाने में कितना टाइम लग रहा है, इन सारी बातों पर ये ध्यान रख सकते हैं। मगर जब एक बार ये रोड अपनी बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में हमारी आर्मी के फोर्सेस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं रह जाएगा। एंड चाहे फिर पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, वो दोनों उस पर उस तरीके से जो है नज़र नहीं रख सकते जिस तरीके से आज की तारीख में हम काफ़ी हद तक एक्सपोज्ड हैं। हमारा जो मूवमेंट है वो एक्सपोज्ड है, वो तब नहीं हो पाएगा। तो दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसमें हम ज़्यादा कह सकते हैं सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं और उसको ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। उसकी सेफ्टी की इंश्योरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग बात आती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो शिंकुला टनल है इसके बारे में लिखा है कि वंस इट इज़ ओपन इन वेस्टर्न लद्दाख जंस्कार वैली। तो ये कहाँ पे ओपन होने वाली है, इसका एक मुंह कहाँ खुलेगा? वेस्टर्न लद्दाख की जंस्कार वैली में खुलेगा। तो क्योंकि जंस्कार वैली की बात आ रही है और ये सारे नोट्स मैंने द हिंदू से बनाए हैं, तो जंस्कार वैली के बारे में 2-3 बातें उसमें बताई गई थी। तो वो उनका हालांकि इससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है न्यूज़ से, बट फिर भी वो मैंने इस पर्टिकुलर जो स्लाइड्स हैं उनमें कवर कर लिया, ताकि अगर इसके ऊपर भी कभी कोई सवाल वगैरह आ जाता है लद्दाख की टोपोग्राफी के ऊपर तो आप लोगों को पता रहे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग जंस्कार वैली के बारे में थोड़ी बात करेंगे ताकि इसके भी 1-2 एस्पेक्ट्स अपने दिमाग में रहें। तो जंस्कार वैली है, जो जंस्कार रेंज है, जंस्कार वैली जो है वो जंस्कार रेंज का पार्ट है, जंस्कार पर्वत माला या पर्वत श्रृंखला का पार्ट है जो कारगिल में पड़ती है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर एक बड़ा ही यूनिक और बड़ा इंडिजिनस किस्म का कल्चर आपको देखने को मिलता है जो इसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। तो पहली चीज़ जो अपने को याद रखनी है, ये जो शिंकुला टनल है जो जंस्कार वैली में ओपन होगी जाके, ये जंस्कार वैली किसका पार्ट है? जंस्कार रेंज का पार्ट है। और ये जंस्कार रेंज किस में पड़ता है? कारगिल में पड़ता है। खासियत क्या है इस पूरे जंस्कार
ज़ंस्कार रेंज की कि यहाँ पर बड़ा यूनिक और इंडिजिनस किस्म का कल्चर है, जिस तरीके का कल्चर कहीं और देखने को नहीं मिलता। अब ये जो ज़ंस्कार रेंज है, ये जो ज़ंस्कार पर्वतमाला है, ये अपनी ज़ंस्कार वैली को लेह की इंदस वैली से सेपरेट करती है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अपने ये भी बन गया कि इंदस वैली कहाँ पे पड़ती है। इंदस वैली लेह में पड़ती है। कई लोग ये सोचेंगे कि इंदस वैली को आप इंडस रिवर के साथ में जोड़ देते हैं तो या तो इसका जवाब लिख देंगे कि तिब्बत होगा, या फिर उसको कहीं पाकिस्तान तरफ दिखा देंगे, जो आपका एंट्री होती है इंदस रिवर की पाकिस्तान में, वहाँ पे नहीं। अपने को याद रखना है कि इंदस वैली जो है वो लेह में पड़ती है। एक इंपॉर्टेंट बात और कि ज़ंस्कार रेंज से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सुरु रिवर, और ये कारगिल से फ्लो करती है। ये इस क्वेश्चन के आने की संभावना अच्छी खासी हाई हो जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रेंज है अब जैसे जैसे ओपन होगा एंड जैसे जैसे यहाँ पर टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग वगैरह होगी। प्लस लद्दाख थोड़ा सेंसिटिव इलाका भी है मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो यहाँ से समाचार आने की, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लद्दाख, ये जो आपका ज़ंस्कार रेंज है, ये सुरु रिवर नाम की एक नदी का सोर्स है जो फ्लो कहाँ से करता है, कारगिल जिले से फ्लो करता है। तो ये कुछ खबरें हैं, ये कुछ न्यूज़ है जो अपने को याद रखनी है। ज़ंस्कार रेंज कारगिल में पड़ती है, इंडिजिनस और यूनिक किस्म के कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ज़ंस्कार रेंज ज़ंस्कार वैली और इंडस वैली को अलग अलग करती है। इंडस वैली कहाँ पर है, इंडस वैली लेह में पड़ती है। प्लस ज़ंस्कार रेंज से सुरु रिवर फ्लो करता है, और सुरु रिवर कहाँ पे फ्लो करता है, कारगिल में फ्लो करता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को याद इस रेंज के बारे में रखने। अब एक दो फोटोग्राफ्स देख लेते हैं तो उससे अपने को ये खबर जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमारी जो रोड है, अगर हम मनाली से चलना शुरू करें तो फिर दारचा से फिर ये शिनकुनला जहाँ पर अपनी ये शिनकुनला से फिर आगे बढ़ते हुए पादुम से नीमू, और नीमू से फिर फाइनली आप ले, इस तरह से पहुँचेंगे। तो ये रास्ता जो है हम अल्टीमेटली पकड़ रहे हैं, और इसकी मदद से हम हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख का जो लेह है उसको जोड़ रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आज अभी की तारीख में हमारे पास ये जो नीले कलर से आपको ये लाइन देखने को मिल रही है, ये मनाली और लेह का हाईवे है। अगर ये आप पकड़ते हो यहाँ से, तो इस तरीके से ये रास्ता आपको लेकर पूरा यहाँ से आप लेह तक पहुँचते हो, और फर्दर आप इसके आगे यहाँ तक जा सकते हो। मगर एक और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दारचा पादुम की जो नीमू दारचा पादुम जो रोड है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर रास्ते पर जो है रोड बना रहे हैं। ये पूरे रास्ते पर जो है रोड अपनी जो है बनाकर तैयार की जा रही है। इसके बाद में होगा ये कि आप यहाँ से अपना चलना शुरू कर सकते हो लाहौल, और यहाँ से फिर जो है रास्ता पकड़कर आप यूं लेह की तरफ में जा सकते हो। अब आपको उतना ज़्यादा डिस्टेंस वगैरह जो है कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड जल्दी जो है आप यहाँ से मूव कर सकते हो। प्लस फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है, क्योंकि अब अगर आप ये रास्ता लोगे, अगर आप ये रास्ता पकड़ के चलोगे तो ये चाइना के ज़्यादा करीब पड़ता है LAC पे, तो वो लोग यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। उसी की अपेक्षा अगर आप ये वाला रास्ता लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये LAC से अच्छे खासे डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाता है, हमारी जो फोर्सेस हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये दे देता है। तो ये भी जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो नीमू पादम दारचा रोड है इसको बनाया किसने। जवाब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। दूसरा, ये किसको किससे कनेक्ट करता है, तो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। अब ये पूछ लिया कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी जगहों को किससे कनेक्ट करता है, तो जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को लद्दाख के लेह से कनेक्ट करता है, या लद्दाख के लेह को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि ये आपका जो शिंकुला पास है, ये दुनिया का हाईएस्ट, आपकी शिंकुला पास में जो टनल बनाई जा रही है ये दुनिया की हाईएस्ट टनल है, और ये टनल भी जो है ये पूरे आपकी नीमू पादम दारचा रोड का पार्ट है। प्लस एक और खासियत क्या है नीमू पादम दारचा रोड की, कि भाई ये भारत की पहली ऑल वेदर रोड है जो लद्दाख को बाकी सारे देश के साथ में जोड़ती है। श्रीनगर लेह हाईवे की बात कर ली जाए, मनाली लेह हाईवे की बात कर ली जाए, दोनों रास्ते पूरा साल ऑपरेशनल नहीं रहते, सर्दी के वक्त में पूरा टाइम बंद रहते हैं। मगर ये वाली रोड की खासियत क्या है, ये पूरा साल ऑपरेशनल रहेगी, ये सर्दियों के वक्त में बंद नहीं होगी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से इस स्लाइड से नीमू पादम दारचा रोड के बनकर तैयार होते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई नीमू पादम दारचा रोड जो है ये शॉर्टेस्ट रूट है लद्दाख को बाकी हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का, या रेस्ट ऑफ द कंट्री से भी जो है जोड़ने का। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर आपने लद्दाख पहुँचना है तो ये रोड सबसे शॉर्ट पड़ती है, सबसे कम टाइम में आपको पहुँचाती है, क्योंकि सिर्फ 238 किलोमीटर का डिस्टेंस
डिस्टेंस है मनाली के आपका हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है वहाँ से इस पर्टिकुलर रास्ते के थ्रू लेह का। मगर अगर आप इसी की जगह मनाली लेह रोड पकड़ लेते हैं तो 428 किलोमीटर है, लगभग डबल से ज़्यादा है, और श्रीनगर लगभग 439 किलोमीटर है, तो ये भी डबल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये जो रोड है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या बनाया जा सकता है ट्रू और फॉल्स के हिसाब से कि नीमू पदम दारचा रोड जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रोड है या शॉर्टेस्ट रोड है, इस तरीके से। तो याद रखना ये सबसे शॉर्टेस्ट रोड है जिसकी मदद से ये लद्दाख को हिमाचल प्रदेश के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि संस्कार रेंज कहाँ पर है। तो संस्कार रेंज कारगिल में पड़ती है। खासियत क्या है वो अपन ने देख ही लिया। ज़ंस्कार रेंज क्या करती है, तो ये ज़ंस्कार वैली जो कारगिल में पड़ती है उसको लेह में पड़ने वाली इंदस वैली से अलग करती है। एक क्वेश्चन ये कि इंदस वैली कहाँ पड़ती है, तो लेह में पड़ती है, और ज़ंस्कार वैली कहाँ पड़ती है, तो वो भी लेह में पड़ती है। अगर आप यूनियन टेरिटरी के हिसाब से देखोगे तो दोनों के दोनों इलाके लद्दाख के यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। अगला कि सुरू रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, कारगिल में फ्लो करती है और ज़ंस्कार रेंज से निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ से बनकर अपना तैयार होता है। ये कुछ इतने एमसीक्यूज हैं जो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से बनकर तैयार होंगे, तो वो अपने को याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में, देखते हैं सर। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। इसमें हमको बात करनी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या फिर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के एक नए प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है या इसके जो फीचर्स हैं उसके ऊपर एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है। एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में जहाँ पे इसका रेलेवेंस है अगर आप यूज़ करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का एक रेफरेंस के तौर पर या एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपका एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो समझते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नाम से ये जो स्कीम निकाली है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में, इसमें होगा ये कि किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को, किसी संस्था को इसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पहले एक बार जब आप इसमें रजिस्टर हो गए कि भाई मैं इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूँ और आपको फिर इसका अप्रूवल मिल गया, तो उसके बाद में जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था जिसने इसके लिए रजिस्ट्री करवा के अप्रूवल लिया है वो एफॉरेस्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं अलग अलग इलाकों में उनकी फाइनेंसिंग कर सकता है। एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर आपके पास में अगर लेट से जंगल हुआ करता था और किसी वजह से वहाँ पे पेड़ काटे गए थे, अब उसको काटने के बाद में फिर से वहाँ पर अगर पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ों को फिर से अगर उगाया जा रहा है, तो ये चीज़ एफॉरेस्टेशन कहलाती है। या फिर अगर आपके पास में कहीं पर कोई बेकार ज़मीन पड़ी हुई है या फिर वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, कोई बंजर ज़मीन पड़ी हुई है और उसको उपजाऊ बनाने के लिए आप वहाँ पर जो है फिर से आप पौधारोपण कर रहे हैं, वहाँ पर आप फिर से प्लांटेशन वगैरह करवा रहे हैं, तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एफॉरेस्टेशन। तो इसमें होगा ये कि अगर आपने ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत में रजिस्टर करा लिया और आपको अप्रूवल मिल गया कि ठीक है आप इसका हिस्सा बन सकते हो, तब आप इस तरीके के एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं उसके लिए फाइनेंसिंग कर सकते हो। यानी कि लेट से मुझे पता चला कि लेट से कोई स्टेट है, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहाँ पर जो राज्य सरकार है वो लगभग 700 एकड़ के करीब उनके पास में कुछ फॉरेस्ट लैंड या फिर इस तरह से मान लेते हैं 700 एकड़ के आसपास में उनके पास में कुछ खाली ज़मीन पड़ी हुई थी और वो डिग्रेडेड लैंड थी, वेस्ट लैंड थी, या फिर कभी फॉरेस्ट लैंड रही होगी बट वहाँ पे पेड़ वेड़ काट दिए गए थे। अब पता चला कि एमपी की गवर्नमेंट या एमपी का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर लगभग 10,000 पेड़ जो है वो लगा रहा है, या 10,000 के करीब वहाँ पर जो है पेड़ों को लगाया जाने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो मैंने ये बोला कि साहब ये जो 10,000 पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम आप यहाँ पे कर रहे हो 700 एकड़ ज़मीन पर, इसकी फाइनेंसिंग मैं कर दूंगा, इसके लिए जितना पैसा लगेगा वो मैं कर दूंगा, बाकी ये पूरा का पूरा काम आपने करवाना है आप करवा लो। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का हिस्सा है। बात समझ में आई आपको? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर इसमें जुड़ता है और उसको अप्रूवल मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो कहीं पर भी अगर कोई भारत में एफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, पर्यावरण के रिस्पेक्ट में अगर कहीं पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को रिक्लेम किया जा रहा है, वेस्ट लैंड्स या बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए वहां पर पूरा पौधारोपण करवाया जा रहा है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह को कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कंपनी फाइनेंस कर सकती है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत में। ये सिर्फ पैसे लगाएंगे, जो एक्चुअल में प्रोसेस होने वाली है पूरी प्रोग्राम की वो स्टेट, जो भी राज्य में काम हो रहा है उसका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करेगा, एफॉरेस्टेशन की पूरी प्रोसेस। ये लोग मगर उसकी पूरी की पूरी फाइनेंसिंग करेंगे। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में उठेगा कि आखिर अगर कोई इसके लिए पैसा लगाएगा तो लगाएगा क्यों, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है इसमें? तो उसका जवाब ये है
कि एक बार आपने इस तरीके के किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दिया, उसके 2 साल के बाद में इवैल्यूएशन किया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सफल रहा। जैसे कि अपना ये 700 एकड़ वाला एग्जाम्पल अगर हम आगे बढ़ाएं कि मध्य प्रदेश में कहीं पर 700 एकड़ ज़मीन के ऊपर 10,000 पौधे लगाए गए थे, पेड़ वगैरह या पेड़ लगाए गए थे। अब 2 साल के बाद पता चला कि उसमें से 8,000 के करीब जो हैं वो बचे हैं, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाए। तो होगा ये कि इवैल्यूएशन किया जाएगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। इस इवैल्यूएशन को करने की जिम्मेदारी एक संस्था के ऊपर है जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट आता है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के तहत में, मगर उनके तहत में आने वाला ये एक ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है, ऑटोनॉमस बॉडी है। इनके काम में कोई जनरली दखल अंदाजी नहीं करता। तो ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इस तरीके का प्रोजेक्ट जब आपने फाइनेंस कर दिया उसके 2 साल के बाद में जाकर उसका इवैल्यूएशन करेगा और उसके बाद में रिपोर्ट लगाएगा। जैसे वो यहाँ पर इवैल्यूएशन करके बताएंगे कि साहब 10,000 पौधे वौधे लगाए गए थे या 10,000 पेड़ लगाए गए थे, आज की तारीख में 8,000 बचे होंगे। तो एक बार जब इवैल्यूएशन पूरा हो जाएगा उसके बाद में जितने पेड़ पौधे बचे होंगे, हर एक पेड़ के लिए, हर एक ट्री के लिए आपको एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ये ग्रीन क्रेडिट किसको दिया जाएगा? ये ग्रीन क्रेडिट उस व्यक्ति को या उस संस्था को दिया जाएगा जिसने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग दी थी, जिस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया था। तो अब यहाँ पर अगर 8,000 पेड़ सर्वाइव किए हैं, इसका मतलब सामने वाले के पास में कितने क्रेडिट आ गए? 8,000 ग्रीन क्रेडिट उस व्यक्ति के पास में या उस संस्था के पास में जिसने इसके लिए पैसा दिया था, उनके पास ये 8,000 के करीब में ग्रीन क्रेडिट आ जाएंगे। अब ये ग्रीन क्रेडिट मिल गए, ग्रीन क्रेडिट आपके पास में आ गए, इसका क्या फायदा होगा या इससे अपने को क्या एडवांटेज हो जाएगा, तो वो चीज़ हम लोग इसके बाद में डिस्कस करते हैं। देखते हैं सर, ये ग्रीन क्रेडिट्स का इस्तेमाल फिर ये जो कंपनी है या फिर जो संस्थाएं हैं इनको, जिनको ये ग्रीन क्रेडिट मिले हैं, ये इन ग्रीन क्रेडिट्स का इस्तेमाल अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉ के तहत में, उसमें से कुछ ऑब्लिगेशंस को ऑफसेट करने में, कुछ ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में इन ग्रीन क्रेडिट्स का इस्तेमाल ये कंपनी या फिर ये संस्थाएं कर सकती हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भारत में कुछ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉज बने हुए हैं। इसके तहत में ये बोला गया है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल वर्क है जिसके लिए आपको जंगल की ज़मीन लेने की ज़रूरत है या फिर वहाँ पर पेड़ काटने की ज़रूरत है, तो जितनी मात्रा में आप अपना पेड़ वगैरह काटोगे, जंगल वगैरह के पेड़ पौधे काटे जाएंगे या उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा, उससे उसी के अमाउंट में जितने इलाके की ज़मीन आपने मतलब खाली करी है जंगलों से, उतनी ही ज़मीन के ऊपर आपको पेड़ पौधे लगाना पड़ेंगे, उतना ही कहीं पर और जो है आपको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ और भी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं कि आपको इतने पैसे जमा करना पड़ेंगे और जितना हो सके उतना ज़्यादा जंगल के पास में आपकी ज़मीन होना चाहिए। मगर इस तरीके से कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। जब जनरली कहीं पर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट अगर आपने लगाना है जंगल के आसपास में, तो बड़ी मात्रा में हज़ारों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, काटना पड़ते हैं, मजबूरी उससे आप बच नहीं सकते। तो उतने जितने पेड़ आपने काटे हैं जंगल की उस इलाके से उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, उतने ही पेड़ आपने फिर कहीं पर लगाना पड़ेंगे। ये एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर डाला जाता है। प्लस आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जितना लॉस वगैरह हुआ है हैबिटेट को या इकोसिस्टम को, सबके रिस्पेक्ट में ये सारी की सारी ऑब्लिगेशंस डाले जाते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉ के तहत में। तो सपोज कर लीजिए कि लेट से मैं कोई एक बड़ी कंपनी हूँ और मेरे ऊपर भाई एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉ के तहत में कुछ ऑब्लिगेशन डाले गए कि आपने इतने हज़ार जो है पौधे लगाने हैं या फिर इतने एकड़ ज़मीन जो है उसके ऊपर आपने एफॉरेस्टेशन वगैरह करवाना है। तो यहाँ पर अब ये जो ग्रीन क्रेडिट मैंने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह को फाइनेंस कर हासिल किए हैं, तो मैं अपने ग्रीन क्रेडिट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉस की जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनके सामने रख दूंगा, उनको बता दूंगा कि साहब मैंने फलानी जगह पर जो है ये प्रोजेक्ट वगैरह फाइनेंस किया था और उसकी मदद से मैंने इतने जो है पेड़ पौधे लगवा दिए और इतने ग्रीन क्रेडिट्स मैंने एक्वायर किए हैं। तो मेरी जो ऑब्लिगेशन है आपकी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉ के तहत में, उसमें से कुछ ऑब्लिगेशंस को जो है आप ऑफसेट कर सकते हो, कुछ ऑब्लिगेशंस को आप काट कर कम कर सकते हो क्योंकि इन ग्रीन क्रेडिट्स के एवज में। तो इस तरीके से कंपनियां जो हैं जिनको मजबूरी है या फिर जिनको कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए जंगल काटना पड़ते हैं, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर ज़मीन जो है साफ़ करना पड़ती है, पेड़ वगैरह साफ़ करना पड़ते हैं, कई बार हज़ारों की संख्या में साफ़ करना पड़ते हैं, तो उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है कि अब जितने पेड़ काटे हैं उतने कहीं और लगाओ जाके, या फिर जंगल के जितना पास हो सके उतना पास में जो है इस तरीके से लगाओ। कई बार अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह को कर वो ग्रीन क्रेडिट्स कमाकर इस चीज़ को ऑफसेट करवा सकते हैं। इन लॉज में कहा यह जाता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो
हो जिसको ये परमिशन दी गई है कि वो फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर जो पेड़ वगैरह हैं उनको काटे, तो फिर उसकी और उसको फिर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करे, तो उसकी फिर जिम्मेदारी बनती है कि नॉन फॉरेस्ट जो ज़मीन है उस उतनी जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नॉन फॉरेस्ट ज़मीन है वो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को देगा, और साथ ही साथ वो उसके ऊपर जो है अफॉरेस्टेशन वगैरह के लिए पैसे भी पे करता है, यानी कि उसके ऊपर अब जो पौधारोपण किया जाएगा उसके लिए वो पैसे वगैरह भी जो है उसको पे करना होता है। तो यहाँ पर अब कई बार ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो पाती, तो ग्रीन क्रेडिट वगैरह की मदद से अब उसमें यहाँ पर उसको ऑफसेट मिल जाएगा। कंडीशंस वगैरह ये रखी गई हैं कि अब ये जो ज़मीन है वो आप फॉरेस्ट के जितना हो सके उतना ज़्यादा करीब आप ला कर दोगे जहाँ पर आपने पेड़ काटे थे। अब कई बार अगर इस तरीके से आपको ज़मीन अवेलेबल नहीं है अगर फॉरेस्ट के आसपास में, ऐसी कंडीशन में फिर आप ये करोगे कि कहीं पर कोई डिग्रेडेड ज़मीन है, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर पहले से जंगल नहीं था, उसका किसी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता था, तो जितनी ज़मीन पे आपने पेड़ काटे हैं उसकी दुगनी डिग्रेडेड ज़मीन आप लोगे, और उस दुगनी डिग्रेडेड ज़मीन के ऊपर फिर आप कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करवाओगे, उसके ऊपर आप पेड़ पौधे लगवाओगे, और जितना आपने यहाँ पे जंगल काट के पर्यावरण का नुकसान किया उसकी कुछ आप भरपाई करोगे। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि इस तरीके की इन कंपनीज को कुछ पैसे भी पे करना पड़ते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने के एवज में। जितने इलाके के इन्होंने पेड़ काटे होते हैं उसके रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर इलाके से जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट है, कितना वहाँ से कार्बन को जो है सक किया जा रहा था एटमॉस्फेयर में से, कितना आपको वहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह मिल रहे थे, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर एक नेट प्रेजेंट वैल्यू बनाई जाती है कि इकोनॉमिक टर्म्स में जितना हिस्सा आपने फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का काट कर अलग किया है वो इतनी अमाउंट में जो है इतनी अमाउंट का काम कर रहा था, या फिर वो जो काम कर रहा था पर्यावरण के कंजर्वेशन में, वो उसका अगर इकोनॉमिक टर्म्स में आप वैल्यू निकालो तो इतना इतना अमाउंट बनता है। तो इतना जो नेट प्रेजेंट अमाउंट है वो भी आपकी कंपनीज जो है उनको पे करना पड़ता है। तो क्या क्या करना पड़ता है एक बार फिर से देख लेते हैं। जितने इलाके पे आपने जंगल काटे हैं उतनी ही नॉन फॉरेस्ट लैंड आपको जंगल के जितना हो सके उतना करीब फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को देना पड़ती है, प्लस उनको पैसे देना पड़ते हैं उसके ऊपर फिर से अफॉरेस्टेशन करवाने के लिए। अगर ये जंगल के आसपास में ज़मीन नहीं मिल पाती तो ऐसी कंडीशन में और कोशिश ये रहती है कि ज़मीन जंगल के आसपास ही मिले, जितना हो सके उतना पास मिले। अगर इस जंगल के आसपास नहीं मिल पाती है जहाँ से आपने पेड़ काटे थे, तो फिर जितनी ज़मीन पे पेड़ काटे गए थे उसकी डबल डिग्रेडेड लैंड आपको फिर जो है उसके ऊपर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करवाना पड़ता है, प्लस साथ ही साथ जितने पेड़ काट कर अलग किए गए हैं उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आपको पैसा भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। वहाँ पर अब ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम इस तरह से काम आएगी कि अगर आपने कहीं दूसरी जगह पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर दिया तो उसके ग्रीन क्रेडिट्स का इस्तेमाल आप कर अपने यहाँ पे जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है लॉस के तहत में आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन लगाए गए हैं उसको आप ऑफसेट कर सकते हो, उसमें से कुछ अपनी ऑब्लिगेशंस को आप कम करवा सकते हो। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो अपनी पूरी न्यूज़ हो गई। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं एक एक करके वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, कौन इसको लेकर आया। जवाब हो जाएगा यूनियन की जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को शुरू किया है। एंड इसमें करवाया क्या जा रहा है, तो इसमें करवाया ये जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी स्टेट में एफॉरेस्टेशन का कोई प्रोजेक्ट चला रहा है तो इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ में, इस प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए लोग जिनको अप्रूव किया गया है इसमें जुड़ने के लिए, वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट कितना मिलेगा, एक पेड़ के बराबर एक ग्रीन क्रेडिट आपको दिया जाएगा। एंड ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को किसके तहत में, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ग्रीन क्रेडिट देने के पहले अप्रूवल कौन देगा या कौन इसका पूरा देखेगा कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा, तो जवाब है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। अब इसी एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है ये किस डिपार्टमेंट के या किस मिनिस्ट्री के तहत में आता है, तो ये हो जाएगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत में। एंड ये किस तरीके की संस्था है, तो ये हो जाएगी ऑटोनॉमस बॉडी। अगला क्वेश्चन कि भारत के जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉज हैं इसके ऊपर बन सकता है कि अगर आपने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉज के तहत में आपके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन डाले गए। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने जंगल की ज़मीन जो है ली है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर जंगल की ज़मीन लेकर आप वहाँ पे कोई दूसरा काम कर रहे हो, पेड़ वगैरह काट रहे हो, तो उसके ऑब्लिगेशन में कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉज के तहत में आपको उतनी ही ज़मीन जंगल के जितना हो सके उतना करीब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ती है, और उसके ऊपर आप जो पेड़ वगैरह लगाना पड़ते हैं, फॉरेस्टेशन जो करवाया जाता है उसके पैसे पे करना पड़ते हैं। अगर
अगर ये ज़मीन आप अवेलेबल नहीं करवा सकते, पॉसिबल नहीं है, तो फिर नॉन जो फॉरेस्ट लैंड है, जितनी आपने जंगल की ज़मीन के पेड़ काटे हैं या जितनी जंगल की ज़मीन ली है, उसका डबल आपने नॉन फॉरेस्ट लैंड या डिग्रेडेड लैंड आपको देना पड़ता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए। और साथ ही साथ नेट प्रेजेंट वैल्यू जितनी आपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया है उसके अमाउंट में आपको कुछ पे करना पड़ता है। ये सारे चीज़ों में ये जो ग्रीन क्रेडिट है आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ वगैरह को ऑफसेट करने में या कम करने में आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा काम करेगा। चलें, सो इस न्यूज़ से बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 8 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, मगर वो सारी बातें नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें एंड हमेशा याद रखें समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।